हाय, आई एम दानिश एंड वर्किंग एज अ टैक्सेशन ऑफिसर इन लेवरीफाई। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ टैक्स स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड और यू कैन से टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान। तो उसमें हम सबसे पहले उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये आइडिया हो कि टैक्सेस की टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन से टैक्सेस पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं। तो उस सिलसिले में मैं आपको एक स्लाइड्स दिखाता हूँ सबसे पहले, जो आपको इस फ्लो में लेके जाएगी, आगे टॉपिक को समझने में आसानी पैदा करेगी। तो उसके लिए है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास जो है वो है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है हमारे पास सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये और इस तरह फिर हम लोग जब इनकम टैक्स की तरफ आते हैं तो इनकम टैक्स में हमारे पास फर्दर जो टाइप्स आती हैं वो है सैलरी। जब कोई बंदा सैलरी से इनकम कमा रहा होता है तो वो उसको हम लेके जाते हैं सैलरी के हेड के अंदर। इस तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो इनकम के अंडर आती है तो उसको हम लेके जाते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी बंदे ने बिल्डिंग ली हुई है और वो बिल्डिंग किराए पे दी हुई है और उससे वो इसको जो रेंटल इनकम आ रही है उसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर लेके जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा हेड है जो हमारे पास इनकम टैक्स के हेड के अंदर आ रहा है, जैसे कि आपको स्लाइड से पता चल रहा है, तो वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे कि अब इनकम फ्रॉम बिजनेस कोई भी तरह, किसी भी तरह का हो सकता है। उसके अंदर वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है, उसके अंदर आपका ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है और उसके अंदर आपका जो सर्विसेज बिजनेस भी हो सकता है। ये तीनों हम लोग इससे, अगर चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एओपी के या कंपनी के स्टेटस में वो काम कर रहे हैं, तो उसको हम लेके जाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। इसके बाद जो चौथा हेड है इनकम का जो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है वो है कैपिटल गेन। अब जब कोई बंदा कोई अपना कैपिटल नेचर के एसेट्स सेल करता है तो उसको हम लोग लेके जाते हैं कैपिटल गेन में। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर सेल कर दी तो उससे हमें जो कॉस्ट लेस, जो हमें कंसिडरेशन रिसीव्ड हुई है तो उसको हम लेस करेंगे तो वो हमें मिलेगा। इसके अंदर जो हम लोग कैटेगराइज करेंगे वो कैपिटल गेन के अंदर। इसके अलावा शेयर्स की एग्जांपल है कि शेयर्स हम जब सेल परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा सेल और परचेज़ प्राइस का डिफरेंस आ रहा होता है वो हम लोग लेके जा रहे होते हैं कैपिटल गेन में। अब जब चारों हेड हमारे जो इनकम टैक्सेस के हैं वो कवर हो जाते हैं कि अगर कोई बंदा सैलरी में कमा रहा है वो सैलरी हेड, रेंट से कमा रहा है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस से कमा रहा है तो बिजनेस इनकम, और कैपिटल गेन से कोई एसेट सेल करके, कैपिटल नेचर का सेल करके कोई बंदा कमा रहा है तो उसको हम लेके जाते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अब इन चारों के अलावा अगर कोई भी इनकम है वो अगर इन चारों में फॉल नहीं करती तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर इन चारों में नहीं फॉल करेगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो चीज़ चली जाएगी। वो कोई भी हेड है, उसके अंदर डिविडेंड की एग्जांपल है, हम लोग लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। ये तो था हमारा ओवरव्यू इनकम से मुतल्लिक। अब मैं चाहता हूँ कि सेल टैक्स। अब सेल टैक्स की जो टाइप्स हैं वो भी दो तरह की हैं। एक है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज और एक है सेल टैक्स ऑन गुड्स। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक बात चीज़ क्लियर करना चाहूँ कि जो इनकम फ्रॉम सर्विसेज, जो सर्विसेज बिजनेस है और एक है जो गुड्स का, जो सर्विसेज के मैटर्स हैं वो आपके प्योर सूबों के पास हैं। 18वीं तरमीम के बाद 2010 में आई थिंक इम्प्लीमेंट हुई थी, तो उसके बाद ना जितने इख्तियारात थे, बहुत सारे इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए, जिसमें एक ये भी था कि टैक्स का जो सर्विसेज के जो मैटर्स हैं वो अब प्रोविंसेस देखेंगे। जिस तरह अगर कोई सर्विसेज बिजनेस करना चाह रहे हैं वो पंजाब में करेंगे तो आपको पंजाब के जो टैक्सेस जो लॉज हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। सिंध में कर रहे हैं तो सिंध के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। इस तरह KPK में कर रहे हैं तो KPK में, और बलूचिस्तान के तो बलूचिस्तान में, और फेडरल में कर रहे हैं तो फेडरल के लॉज करने पड़ेंगे। यानी कि सर्विसेज का बिजनेस जब भी आप करेंगे तो आपको चारों सूबों प्लस फेडरल के साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन जब आप गुड्स के केस में आएंगे तो गुड्स जब आप सेल करेंगे तो गुड्स के लिए आपको सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी और सूबे के साथ आपके मामलात, कुछ भी मैटर्स इस तरह के डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि गुड्स पे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट देख रही होती है। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जिसके अंदर जब हम लोग सर्विसेज के अंदर कर रहे होते हैं बिजनेस, तो इस तरह
मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं और उनको एक टेक्निकल नाम दिया हुआ है। जैसे अगर हम लोगों ने सर्विसेज बिजनेस करना है पंजाब के अंदर, तो पंजाब की जो हमारी अथॉरिटी है वो है, उसका नाम है PR है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। इस तरह सिंध की है SRB, उसको सिंध रेवेन्यू बोर्ड कहते हैं। और इसके बाद है जो हमारी बलूचिस्तान की, उसको हम लोग बलूचिस्तान रेवेन्यू BR है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी कहते हैं। और जो KP की है वो है, उसको कहते हैं हम KPR है, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी। और जो फेडरल की है, फेडरल की हम लोग उसको कहते हैं FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो हमें इन सब के साथ अपनी सर्विसेज बिजनेस को जब डील करेंगे तो इन अथॉरिटीज़ के साथ आप लोग जा सकते हैं, आप लोग डील कर सकते हैं, इनके लॉज फॉलोज करने पड़ेंगे आपको सर्विसेज बिजनेस में। लेकिन जब जहाँ तक मामला है गुड्स का, वो प्योर फेडरल है। आप जब गुड्स की सेलिंग परचेजिंग करते हैं, चाहे वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या एज अ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फेडरल FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, वही इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यानी अब ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि जो सर्विसेज है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है सर्विसेज बिजनेस, क्योंकि आपको पूरे सूबों के साथ आपको डील करना पड़ता है। लेकिन जो गुड्स हैं उसमें आपको सिर्फ एक फेडरल बोर्ड के साथ डील करना पड़ता है। आप लोग बाकियों के साथ वो नहीं कर डील की कोई कोई ज़रूरत नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये तो था कि हमारा जो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, और मैं आपको बताऊं अब ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है वो पाकिस्तान में इस तरह होती है कि अब टैक्सेशन किस तरह होगी। ये तो था कि कौन सी अथॉरिटीज़ हम लोगों ने जिसके साथ हमने डील करना है, और जो अथॉरिटीज़ के बाद हम लोग हैं कि टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में हम लोग हमेशा देखते हैं कि इंडिविजुअल का टैक्स के अंदर स्टेटस अलग होता है, AOP का अलग होता है, कंपनी का स्टेटस अलग होता है। ठीक है, कंपनी वैसे भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो एक अलग उसका वो स्टेटस होता है, वो इंडिविजुअल से अलग होती है और उसका स्टेटस अपने हिसाब से, और उसकी हम लोग टैक्सेशन भी उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। और जहाँ तक जो इंडिविजुअल है OOP का, उसका अलग है। अब जो पाकिस्तान में जो कंपनी की टैक्सेशन होती है उसमें है कि हम लोग एक टेक्निकली अगर आपको मैं बताऊं, कारपोरेट टैक्स है और एक अल्टरनेट कारपोरेट टैक्स है। यानी सिंपल, जब कंपनी कोई साल के आखिर में कोई प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो वो अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो चाहे वो किसी फर्म से करवाते हैं, खुद करते हैं, या लेकिन ये कि एज़ पर रूल रेगुलेशंस ऑफ टैक्स लॉ के अंडर वो अपना टैक्सेबल प्रॉफिट फाइन करती है और उसके ऊपर 29% टैक्स देती है। यानी जो कंपनी का जो टैक्स है वो है 29%, और जो स्मॉल कंपनी है उसके लिए अभी रेट है 23%। ठीक है, तो वो कंपनी 23% देती है। इसमें यहाँ एक जो रूल है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता जाऊँ, वो है कि अल्टरनेट कारपोरेट टैक्स और कारपोरेट टैक्स का। कारपोरेट टैक्स का मतलब है कि 29% और 23% स्मॉल कंपनीज, या मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर पूरे साल में आपने कुछ भी नहीं कमाया, कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया, या वो लॉस में जा रही है, तो आपको टर्नओवर का कुछ ना कुछ देना होगा गवर्नमेंट को, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। तो वो एक, अब नॉर्मली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फ़र्ज़ करें कंपनी पूरे साल के दौरान कमाया, टैक्सेबल प्रॉफिट उसका 8 लाख रुपए आया, और हमने टर्नओवर का अभी जो 1.5% है जनरल मिनिमम टैक्स जो सारी कंपनीज पे अप्लाई होता है, तो हम लोग अगर कहते हैं कि वो 1.5% है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे 8 लाख को, और जो 1.5% ऑफ टर्नओवर का जो भी निकलेगा वो अगर 6 लाख आता है, और टैक्सेबल प्रॉफिट जो हमारे पास आता है उसको हम 29 से करते हैं, तो वो 8 लाख रुपया है। तो जो 8 लाख रुपया है, अब 8 लाख और 6 लाख को कंपेयर करेंगे तो इस हायर में से हमें 8 लाख देना पड़ेगा, हायर ऑफ। ठीक है, इसको हम एक और कंपेयर करेंगे जिसको कहते हैं अल्टरनेट कारपोरेट टैक्स। अल्टरनेट कारपोरेट टैक्स होता है 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का जो है, एक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में फ़र्क होता है। और वो फ़र्क क्यों होता है? इसीलिए कि बाज़ एक्सपेंसेस टैक्स अथॉरिटीज़ अलाउ करती हैं और अकाउंटिंग में वो नहीं होती, लेकिन बाज़ एक्सपेंसेस को हम अकाउंटिंग में लेस कर देते हैं, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ उसको डिसअलाउ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह इनकम का है।
तो ये अलाउ और डिसअलाउ के उसमें एक फ़र्क पड़ जाता है। टैक्सेबल प्रॉफिट नॉर्मली अकाउंटिंग प्रॉफिट से अलग होता है। अब जो हम अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर लेते हैं, वो हम लेते हैं 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब हम लोगों ने जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो लिया था मिनिमम टैक्स और जो नॉर्मल टैक्स था 29% और 33%, उसको कंपेयर किया था पहले मिनिमम टैक्स के साथ, उसमें से जो हायर था अब उसको कंपेयर करना है हमने अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स के साथ। तो इनमें से जो हायर होगा वो हम लोगों ने पे करना है। वो फ़र्ज़ करें 10 लाख आ जाता है तो फिर अब हमने 17% वाला पे करना है। अगर 29-30% उनमें से जो हायर था वो वाला पे करना है। तो इस तरह हम लोगों ने हायर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। ये तो था कंपनी की टैक्सेशन के कंपनी का नॉर्मली। अब मैं अपनी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि डिटेल में कि टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं कंपनी का, और अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स कैसे निकालते हैं, मिनिमम टैक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये एक ओवरव्यू आपको देना है कि टैक्सेशन उसी किस तरह है। ये तो था कंपनी का। अब मैं आता हूँ इंडिविजुअल की तरफ। मैं आपको एक ये स्लाइड्स के थ्रू भी बता रहा हूँ साथ इंडिविजुअल्स का। अब इंडिविजुअल्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई टैक्स रेट नहीं है कि जैसे हमने कंपनी के लिए कहा कि 29% और 23% हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाएंगे, लेकिन यहाँ जो इंडिविजुअल का और एओपी के लिए रेट हैं वो स्लैब रेट्स हैं। वो आपको ऐसे मिलेंगे कि यानी कि अगर जो हायर कमा रहा है उससे हायर टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं और जो लोअर कमा रहा है उसको लो रेट पे चार्ज कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं 0 से अगर 4 लाख तक एओपी और इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक है, पैसे कमा रहे हैं हम एज एन इंडिविजुअल और एओपी की कैपेसिटी में 4 लाख से कम पैसे कमा रहे हैं, 4 लाख तक कमा रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है 4 लाख, ठीक है। लेकिन यही जो लिमिट है सैलरीड क्लास के लिए 6 लाख है। यानी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इस तरह के, अगर आप सैलरीड क्लास हैं यानी आपकी 75% से टोटल इनकम की सैलरी ज़्यादा है तो आपको सैलरीड कहेंगे, सैलरीड क्लास। यानी अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं साल के दौरान, मैं कहता हूँ आप 75 रुपये उसके में सैलरी के हैं, तो आप पे जो टैक्स जो रेट अप्लाई होगा वो सैलरीड वाला होगा। सैलरीड वाले थोड़े से रेट कम है और जो नॉन सैलरीड वाले हैं वो ज़रा ज़्यादा हैं। और दूसरा जो सैलरीड क्लास है उसके लिए लिमिट भी 6 लाख की है कि आप अगर सैलरी कमा रहे हैं तो 6 लाख से कम है या 6 लाख है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से ज़्यादा पे होगा। लेकिन आप अगर सैलरी के अलावा 75% से कम है या आपका बिजनेस इनकम है तो आपकी लिमिट जो है 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा ये जो बाकी स्लैब है कि अगर आप 4 लाख से 6 लाख कमाएंगे तो 5% ऑफ अमाउंट अबव 4 लाख, इसी तरह 6 लाख से 12 लाख कमाएंगे तो 10% प्लस 10%, ये एक स्लैब रेट। और एक हायर स्लैब रेट है कि अगर आप 6 मिलियन से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको 12 लाख 20,000 प्लस 35% देना पड़ेगा। यानी जो जितना ऊपर जा रहा है, पहले 5% है, फिर 10%, 15, 20, 25, 30, 35, जो जितना ज़्यादा कमा रहा है उतना ज़्यादा टैक्स दे रहा है। ये तो था इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल की टैक्सेशन। इसकी भी हम डिटेल में अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई टैक्सेशन की, इनकी टैक्सेशन होती है। तो यहाँ पे अभी आज मैंने आपको ओवरव्यू दिया, तो इंशाल्लाह होप करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा मेरी वीडियोस। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई इससे मतलब कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।